Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. डिस्कशन ऑन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट की श्रृंखला में आज पार्ट 5 प्रस्तुत कर रहे हैं। पार्ट 5 में जो हमारा ध्यान केंद्रित करने का बिंदु रहेगा वह अनरिजर्व का क्या अर्थ है, अर्थात अनारक्षित पद से हमारा क्या मतलब है, इस बात की व्याख्या करेंगे। इसी बिंदु को कंसंट्रेट करेंगे और अनारक्षित पद का कैसे भरा जा रहा है देश में एक एग्जाम्पल के सहारे हम समझाने का प्रयास करेंगे। इस पर आप देखे होंगे कि पार्ट 3 में जो हम प्रस्तुत किए थे वह था हमारा जो कंसंट्रेशन का बिंदु था डिसेंट्रलाइज्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड रिजर्वेशन। और उस डिसेंट्रलाइज्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी में कहा जाए कि रिजर्वेशन का जो रोस्टर के नियमों को पालन करके कैसे बहाली किया गया, 1 लाख या 2 लाख पद सृजन हुआ और वह समूचा 1 लाख या 2 लाख जो भी पद सृजन हुआ वह सब एकल रहा और एकल पद होने के कारण वह सभी पद कहा जाए कि अनरिजर्व्ड हो गया और वह सामान्य वर्ग से नियुक्ति हुई और नियमानुसार कोई गलत भी नहीं हुआ। यह इम्प्लीमेंटेशन इसका हुआ। यह अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो नियोजन इकाई था और एकल पद का सृजन और नियोजन इकाई को ध्यान में केंद्रित करके हम चर्चा की थी। आज जो है हमारा चर्चा का जो विषय है वह अनारक्षित पद को कैसे भरा जा रहा है। यह बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ भी वही बात है जैसे उसमें कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ के तहत सारी बातें हैं, सरकार का नियम है, कानून है, संसद द्वारा पारित कानून है। लेकिन उस रूल ऑफ लॉ के नियमों को जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वह रूल ऑफ लॉ को लेटर को देखा जा रहा है कि उसकी स्पिरिट को देखा जा रहा है कि उसकी प्रक्रिया को देखा जा रहा है। यह सेल्फ स्टाइल्ड इंटरप्रिटेशंस है। रिजर्वेशंस के लॉ का सेल्फ स्टाइल्ड इंटरप्रिटेशंस है और उसका इम्प्लीमेंटेशंस है। यह नेचुरल जस्टिस के अनुसार है कि नहीं, यह न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के अनुसार है कि नहीं, संविधान निर्माताओं ने जो आरक्षण की व्यवस्था की और संसद जो कानून पारित हुआ आरक्षण संबंधी उसके अनुसार है कि नहीं, यहाँ जो है आज हम चर्चा करेंगे। उस दिन पार्ट 3 में अपॉइंटिंग अथॉरिटी की बात कहे थे, आज हम रिकमेंडिंग अथॉरिटी की बात करेंगे। जो संवैधानिक आयोग है जो अनुशंसा करती है, बहाली के लिए अनुशंसा करती है, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, रेलवे का रिक्रूटमेंट हो, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या जो भी रिकमेंड करने वाली संस्था है, वह जब रिजर्वेशंस को पालन करते हुए वह रिकमेंड करती है, सिलेक्शन लिस्ट को रिकमेंड करती है, अनुशंसा करती है, तो इस रिकमेंडिंग अथॉरिटी की कहानी हम बताएंगे बहुत संक्षेप में। और इसका स्पष्ट जो है मेरा कंसंट्रेशन का बिंदु है रहेगा वही कि अनरिजर्व्ड मीन्स क्या होता है, अनरिजर्व्ड का मतलब क्या है। क्या अनरिजर्व्ड मीन्स ओपन फॉर ऑल नहीं है? क्या अनरिजर्व्ड मीन्स रिजर्व फॉर नॉन SC ST OBC है? क्या अनरिजर्व्ड मीन्स रिजर्व फॉर अनरिजर्व्ड है? क्या अनरिजर्व्ड मीन्स रिजर्व फॉर जनरल क्लास है? हम इसी पर चर्चा करेंगे। यह बिल्कुल सामान्य सी बात है और एक एग्जाम्पल के सहारे हम करेंगे कि हमारे यहाँ की जो रिकमेंडिंग बॉडी है, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, बैंकिंग रिक्रूटमेंट बोर्ड हो या रेलवे रिक्रूटमेंट हो, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशंस का रिक्रूटमेंट बोर्ड हो, सबकी स्थिति जो है वह क्या है, इस पर हम एक एग्जाम्पल के सहारे समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी रिकमेंडिंग बॉडी को 1000 पोस्ट पर रिकमेंड करना है। 1000 की सूची उसको सिलेक्शन करना है, उसके लिए विज्ञापन निकाला गया, आवेदन ली गई, परीक्षा ली गई, इंटरव्यू लिया गया और सिलेक्शन लिस्ट तैयार किया गया। 1000 पोस्ट एक सुविधा के लिए मान लिए हैं। 1000 पोस्ट पर अगर जो नियम है कि SC का 15.5% रिजर्वेशन है, ST का 7.5 है, OBC का 27% है और अनरिजर्व 50% है। इस हिसाब से SC का 15.5 के अनुसार 1000 में 155 पोस्ट SC का बहाली करना है।
एसटी का 7.5 के अनुसार 1000 के विरुद्ध 75 जो है वह एसटी का बहाली किया जाना है। ओबीसी का 27% रिजर्वेशंस के आधार पर 270 बहाली किया जाना है और अनरिजर्व 500 सीट रहना है। यह स्पष्ट। अब जो रिकमेंडिंग बॉडी है इस 1000 पोस्ट को कैसे कर रही है रिकमेंड, इस दो तरह से किया जा रहा है। सबसे मजे की बात है, एक ही संस्था आज से 20 वर्ष पहले जिस फॉर्मूला के अनुसार रिकमेंड कर रही थी आज उसमें तब्दीली हो गई। यह समझ में नहीं आता है, किसी वर्ष किसी ढंग से उसको इंटरप्रिटेशन, सेल्फ स्टाइल्ड इंटरप्रिटेशन है, उसकी व्याख्या करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हम किसी संस्था की आलोचना नहीं कर रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वह नेचुरल जस्टिस के अनुसार है कि नहीं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है। सिर्फ आप समझें, 1000 पोस्ट में एक वर्ष एक ही संस्था रिकमेंड करती है, उसमें सबसे पहले 500 जो अनरिजर्व्ड है उसकी सूची मेरिट लिस्ट से छांटती है। अर्थात अनरिजर्व्ड मीन्स ओपन फॉर ऑल के ध्यान को केंद्रित करके पूरे मेरिट में से 500 का चयन सूची तैयार कर ली जाती है। एक सूची पहले 500 का तैयार कर लिया गया, इसमें मेरिट में चाहे जो भी आ जाए, एससी आ जाए, एसटी आ जाए, ओबीसी आ जाए, जो भी मेरिट रखते हो सभी की लिए 500 का कट ऑफ मार्क्स डिसाइड हो गया। फिर उसके बाद प्रारंभ हुआ रिजर्वेशंस का। फिर जो है रिजर्वेशन के लिए जो एससी का 155 है तो 155 सूची, एसटी का 75 और ओबीसी का 270 की सूची तैयार की गई और सरकार को रिकमेंड किया गया। एक मानक हुआ इसके अनुसार। दूसरा जो रिकमेंडेशंस की जो प्रक्रिया अभी है, चल रही है, कहीं कहीं है, कहीं कहीं दोनों है, चाहे है, उसमें है कि सबसे पहले पूरे मेरिट लिस्ट से एससी का जैसे अगर 155 है तो 155 एससी का सिलेक्शन सूची तैयार कर ली गई। फिर एसटी का 75 की सूची तैयार कर ली गई 7.5 के अनुसार। फिर ओबीसी का 27 के आधार पर 270 की सूची तैयार कर ली गई और उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी की सारे आवेदन को गतलखाना में कर दिया गया, साइड कर दिया गया और नन एससी, एसटी, ओबीसी से 500 की मेरिट लिस्ट तैयार की गई और रिकमेंड किया गया। यही है। अब इसका परिणाम अभी हाल में इस तरह का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसका परिणाम यह हुआ कि जो अनरिजर्व्ड सीट से ज़्यादा कट ऑफ मार्क्स रिजर्व्ड सीट का आ गया। कई सारी संस्थाएं, इसका साइड इफेक्ट यही हुआ, गलत ढंग से इम्प्लीमेंटेशन का, सेल्फ स्टाइल्ड इंटरप्रिटेशंस का परिणाम हुआ जो अभी आ रहा है। अतः आम नागरिकों से, आम लोगों से हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि क्या संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाकर जो अपलिफ्टमेंट की बात कही गई थी उसके अनुसार यह रिजर्वेशन का रिकमेंडेशन हो रहा है, रिकमेंडिंग अथॉरिटी कर रही है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी छोड़ दीजिए, रिकमेंडिंग अथॉरिटी कर रही है या नहीं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कौन सा मॉडल होगा? एक जो है अनरिजर्व्ड का तात्पर्य ओपन फॉर ऑल है या अनरिजर्व्ड का मतलब रिजर्व्ड फॉर नन एससी, एसटी, ओबीसी है? यह दोनों मॉडल में रिजल्ट रिकमेंडेशन हो रहा है। कोई संस्था इस आधार पर कर रही है, कोई संस्था दूसरे आधार पर। कोई संस्था आज से 10 वर्ष दूसरा कर रही थी, आज दूसरा कर रही है। यह डिस्क्रिमिनेशन कहा जाए कि यह डिस्क्रिमिनेशन शब्द कहा जाए कि सेल्फ स्टाइल्ड इंटरप्रिटेशंस के आधार पर जो रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है, परिचर्चा करने की ज़रूरत है। क्या यह न्यायपूर्ण नेचुरल जस्टिस के अनुसार है? यह संविधान जो हमारा संसद जो नियम पालन किया आरक्षण का, उसका सही इम्प्लीमेंटेशन रिकमेंडिंग बॉडी कर रही है? इस पर चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। हम माननीय न्यायालय से भी अनुरोध करते हैं कि इसे इसके आधार पर संज्ञान लेकर के इस पर विशेष चर्चा करे और कुछ मार्गदर्शन दे। भी संसद सदस्य वगैरह सारे नेताओं से कहते हैं कि एक रिजर्वेशन पर स्पष्टता होनी चाहिए, या नहीं कि जो जैसे चाहे इम्प्लीमेंट कर दे, यह उचित नहीं है। यह न्याय की मांग है, नेचुरल जस्टिस की मांग है, न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर
का निर्माण की मांग है कि रिजर्वेशन संबंधी यह जो रिकमेंडेशन हो रहा है वह अनरिजर्व्ड का तात्पर्य क्या है, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। अनरिजर्व्ड का तात्पर्य ओपन फॉर ऑल है या अनरिजर्व्ड का तात्पर्य रिजर्व्ड फॉर नॉन SC ST OBC है। इस बात की स्पष्ट होना चाहिए। एक तरह से कहा जाए कि पहले से जो ओवर रिप्रेजेंटेड है उसके लिए 50% रिजर्वेशन हो गया, पहले से ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेड है और फिर यह अनरिजर्व्ड को रिजर्व फॉर जनरल क्लास के कर देने से यह ओवर रिप्रेजेंटेशन का अधिक हो गया। यह न्यायपूर्ण कहाँ तक है, यह चिंतन का विषय है। मैं इस पर कुछ नहीं, अपना खुला विचार रखता हूँ, खुला ऑप्शन दे रहा हूँ। आप सोचिए, समझिए और समाज के निर्माण की दिशा में न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के लिए सही व्याख्या कीजिए। कोई विरोध की बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, स्पष्ट चिंतन की बात है क्या होना चाहिए। और इसलिए माननीय न्यायालय से भी अनुरोध है कि इस पर संज्ञान लें और इस पर कोई मार्गदर्शन देने की कृपा की जाए। मेरा आज का प्रेजेंटेशन पार्ट 5 का यही बिल्कुल सिंपल था, एक ही बिंदु पर एक एग्जाम्पल के सहारे जो 1000 का दे करके और जो रिकमेंड हो रहा है उसके सहारे बताने का कोशिश किए कि अनरिजर्व्ड मीन्स ओपन फॉर ऑल है या अनरिजर्व्ड मीन्स रिजर्व फॉर नॉन SC ST OBC है या अनरिजर्व्ड मीन्स रिजर्व फॉर जनरल क्लास है या अनरिजर्व्ड मीन्स रिजर्व फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। इस पर चिंतन करने की जरूरत है। मेरा अगर यह प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगता हो तो इस पर चर्चा करें, परिचर्चा करें, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों को ध्यान आकृष्ट करें कि एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर को हम शांतिपूर्वक नेचुरल जस्टिस के आलोक में कैसे प्रदान करेंगे, कैसे हम व्यवस्था करेंगे, न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर का निर्माण करेंगे जिसमें सभी को नेचुरल जस्टिस के अनुसार आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक न्याय प्राप्त हो सके। इसी उद्देश्य से मैं अपने चैनल को प्रारंभ किया हूँ और अपना विचार रख रहा हूँ। अगर इसे अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।